पहली बार वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू। इनका समर्थन किसने किया? श्री राजगोपालाचारी ने। कब? 39 में। ठीक है। महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की? 1922। मोतीलाल नेहरू 28। ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किसके अनुशंसा पर किया गया या किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। कितने सदस्य थे? 3 ही था। कौन कौन? फ्रैंसिस लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। इसमें से बताओ व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। भारतीय सचिव कौन था? फ्रैंसिस लॉरेंस। और रॉयल नेवी चीफ? ठीक है। इसमें से कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष? लॉरेंस। ठीक है। चलो यहीं तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। चलो आगे है संविधान सभा का सदस्य। यहां तक तो कल कर चुके थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इस संविधान सभा में शुरुआती में जो टोटल सदस्य चुने गए वो कितने थे? 389। कितने सदस्य थे? 389। ये कल हम लोग कर चुके थे ना। ठीक है। 389 सदस्य चुने गए थे और चुनाने के लिए अलग अलग सेक्शन था। 3 सेक्शन था। कौन कौन सा? एक तो हो गया ब्रिटिश प्रांत, एक हो गया देसी रियासत, और तीसरा था चीफ कमिश्नरीज, जिसमें देसी रियासत में इलेक्शन नहीं हुआ। देसी रियासत से नॉमिनेट होकर आया, नामित होकर आया। वहां के जो भी राजा वगैरह होंगे, चाहे तो कोई अगर बड़ा राजवाड़ा है तो एक, नहीं तो कई मिलकर भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। और सभी राजवाड़ों के द्वारा मिलाकर कितने भेजे गए थे? 93। कितने भेजे गए थे? 93। ठीक है। तो 93 तो आ गया नामित होकर। बाकी बचा 2 क्षेत्र। कौन कौन सा क्षेत्र था? चीफ कमिश्नरीज और प्रांत। इन दोनों क्षेत्रों से चुनाव कराया था। तो टोटल 389, उसमें 93 माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 296। तो टोटल इलेक्शन कितनों के लिए हुआ था? 296। इसीलिए पूछा जाता है कुल निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296। ठीक है। अच्छा, 389 जो टोटल था वो शुरुआती दौर में तो था, लेकिन आजादी जब हुआ तो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कितना बच गया? 299। इसको फिर से हम लोग देखेंगे जब एक बार ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर से हम लोग एक बार देखेंगे आजादी के बाद संविधान का निर्माण जब होगा, वहां फिर एक बार देखेंगे कैसे कैसे विभाजन होता है। ठीक है। इसमें से प्रांत से कितने चुन के आए थे? 292। रियासत से 93, और कमिश्नरी से 4। ये सबको याद होना चाहिए, कल हम लोग ये पढ़े हुए थे। ठीक है। निर्वाचित सदस्यों से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा बैक में इतना सा ले लिए कि कल हम लोग यहीं पे खत्म किए थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इतना दूर तक सबको क्लियर है कि निर्वाचन जो हुआ है वो मात्र 2 क्षेत्रों में हुआ है, प्रांत और कमिश्नरीज में 296 सीट्स के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्शन में कौन कौन खड़ा हुआ था। मुख्य रूप से 2 ही को टारगेट करना है और एग्जाम में 1 से ज्यादा सवाल पूछा जाता है कांग्रेस से, कि कांग्रेस के कितने सदस्य जीते। तो 389 सीट्स पर इलेक्शन नहीं हुआ है, 296 सीट्स पर इलेक्शन हुआ है। और इस 296 में से लगभग 208 सीट किसने जीत लिया था? कांग्रेस ने। इसीलिए तो बाद में मुस्लिम लीग पीछे हट जाएगा ना, बोलेगा ये तो बहुत हो गया, अब तो सारा मेजोरिटी किसके पक्ष में चला जाएगा, जो भी वोटिंग होगा किसके पक्ष में जाएगा? कांग्रेस। क्योंकि 296 में से 208 सीट कौन जीता है? कांग्रेस। तो कभी भी वोटिंग होगा तो जीतेगा कौन? कांग्रेस। किसी भी मुद्दे पर, मान लो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट बैठे हुए हैं और सब इलेक्टेड मेंबर्स है, इन्हीं के बीच में वोटिंग होगा, ऑब्वियस है हमेशा कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा। इसीलिए मुस्लिम लीग बोला कि हम आपके साथ अब बैठेंगे ही नहीं। ठीक है। किसी भी बैठक में हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, हमको अलग दीजिए, हम लोग अलग संविधान बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होगा। शुरुआती दौर में लगा होगा कि ज्यादा सीट जीत जाएंगे, लेकिन जीता नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी याद रखना है मुस्लिम लीग आखिर जीता कितना था? 73 सीट। कितना जीता था? 73। और बाकी अन्य जो है स्वतंत्र रूप से जो खड़े हुए थे वो सब है 15। कितने हैं? 15। फिर से रिपीट करो, 296 सीट्स पर इलेक्शन हुआ। कितनों में से? 389 में। 389 में कितना पर इलेक्शन हुआ? 296 सीट्स पर। इस 294 में कांग्रेस कितना जीता? 208। मुस्लिम लीग कितना जीता? 73। और स्वतंत्र या अन्य कितना? 15। इसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये
कि कांग्रेस ने संविधान सभा में कितने सीट्स जीते थे, कितने जीते थे? 208। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से इतना सा याद रखना है। इसके अलावे कुछ और फैक्ट्स याद रखना है। जैसे तुमसे कई बार पूछा गया है, बताओ महिलाओं की योगदान कितना था, मतलब कितनी संख्या थी संविधान सभा में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान सभा में जो 296 सीट जीते गए हैं, इसमें से महिलाएं कितनी थी? 15। महिलाएं कितनी थी? 15। महिला के बाद जो ज्यादा पूछा जाता है वो है एसटी एससी। सामान्य वगैरह का नहीं, नोट्स में सब चीज लिखा हुआ होगा कि सामान्य कितने थे, मुस्लिम कितने थे, सब चीज लिखा हुआ होगा। लेकिन जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 3 से पूछा जाता है। 3 को ही अच्छे से याद रखना है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 15। बाद में कुछ महिलाओं का नाम भी याद करवाएंगे, ठीक है। अभी जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा कुछ महिलाओं का नाम याद करवाएंगे, कुछ महिला का नाम उठा के दे देगा, पूछेगा क्या ये संविधान सभा के सदस्य थी, तो वो याद हो जाएगा। 5-7 ऐसा नाम होगा जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है एसटी कैंडिडेट कितने थे और एससी कैंडिडेट कितने थे। पहला चीज तो यही याद रखना कि एसटी और एससी में एसटी का संख्या ज्यादा था। कितना था? 33। कितना था? 33। कितना था? 33। तो संविधान सभा में 296 सीट्स पर जो इलेक्शन हुआ है उसमें से महिलाएं कितनी है? 15। एसटी कितना है? 33। और एससी की संख्या था 26। कितना था एससी का संख्या? 26। अब ये पूरा डाटा तुमको यहां से लेकर यहां तक याद रखना है, इससे सवाल आता है एग्जाम में। फिर से हम पूरा रिपीट करते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने जाने थे? अगर ये पूछ लिया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। कितने सदस्य चुने जाने थे? टोटल संविधान सभा में कितने संख्या थे, तब होगा 389। कितने सदस्य चुने जाने थे? 296। 296 में प्रांत से कितना? 292। और 4 कहां से? चीफ कमिश्नरी से। ये कल हम लोग चर्चा किए हुए थे। इस 296 में से कांग्रेस के कितने सदस्य जीते? 208। मुस्लिम लीग का 73 और अन्य कितना है? 15। इन सभी कैंडिडेट्स में से महिलाएं कितनी है? 15। एससी कितना है? 26 और एसटी कितना है? 33। अब इसलिए हम बोले कि याद रखना कि एसटी ज्यादा है। नॉर्मली हमको लगता है कि एसटी और एससी में संख्या ज्यादा किसका है? एससी का। ऐसा हमको लगता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट ये सवाल आता है, कंफ्यूज जाते हैं कि किसका संख्या ज्यादा था। पहले ये दिमाग में रिकॉल कर लो कि एसटी का संख्या यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। एसटी है 33 और एससी है 26। महिलाएं कितनी है? 15। याद हो गया? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए, ये सामान्य चीज है कि इलेक्शन जो होता है वह कितनों पर रिप्रेजेंट करता है। एक आदमी जो चुना गया वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। याद रखोगे 10 लाख। कितना? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब जितना कैंडिडेट है, ठीक है, प्रत्येक कैंडिडेट अपने क्षेत्र से कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कितने लोगों का? 10 लाख लोगों का, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अगला याद रखोगे, जितने भी देशी रियासत थे सभी ने अपना कैंडिडेट भेजना स्वीकार किया कि हम लोग भेजेंगे, पर एक ऐसा रियासत था जो बोला हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा। वो रियासत का नाम याद रखना है, उसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। हैदराबाद किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी ये कांग्रेस का साथ नहीं देगा, किसी भी चीज में ये कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, ना ही ये देश को फ्रेम करने में साथ देता है। मतलब हैदराबाद का इच्छा था हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या इच्छा था इसका? हम स्वतंत्र रहेंगे, एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए भारत के निर्माण में भी जब भारत देश बन जाएगा आजादी के बाद, उसके बाद भी हैदराबाद बोलेगा हम भारत में मिलेंगे नहीं, हम अकेला स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। अगर मिलना भी हुआ तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भारत आजाद होता है उस समय में भी भारत का हिस्सा हैदराबाद नहीं होता है। आजादी के बाद हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, आर्मी बुलाकर पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को क्या किया जाता है? अटैक करके उस पर अधिकार किया जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हैदराबाद को अधिकार में कैसे लिया गया है, तो पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा या ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आगे चल के, ये यही सब्जेक्ट है जहां ये सब पढ़ोगे। आगे चल के जब हम लोग देखेंगे देशी रियासत का एकीकरण कैसे हुआ, वहां ये सब बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखोगे कौन सा वो देशी रियासत था जिसने संविधान सभा में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा? कौन है वो? हैदराबाद। क्या यहां तक याद हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा का बैठक देखो, अभी अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। संविधान सभा का कितना बैठक हुआ, कितना वाचन हुआ, कितना दिन तक संविधान लिखा गया, ये सारे फैक्ट्स हैं और यहाँ से सवाल आता है। संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है? ये जो टेस्ट में आता होगा वो सबको याद हो गया होगा कि टेस्ट संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है।
उसके संविधान के प्रति का जो पेज है उसको डिजाइन किसने किया है, ये सब बताएं तुम लोग को। तो धीरे धीरे हम लोग फैक्ट्स वगैरह सारा याद करते जाएंगे। तो याद रखोगे संविधान सभा का बैठक, कई बैठक हुए लेकिन 3 बैठक तुमको याद रखना है। कितना बैठक? 3 बैठक, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये 3 बैठक तुमको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रथम बैठक जो होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक जो होगा वो होगा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा बैठक जो होगा वो होगा 13 दिसंबर 1946। जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पुराना बच्चा है उसको तो याद हो चुका है लेकिन याद करना पड़ेगा। याद रखोगे 9, 11, 13 दिसंबर में ये शुरू हो रहा है। देखो जो चुनाव होना था कल ये चर्चा किए थे, चुनाव जुलाई महीना में संपन्न हो चुका है, ठीक है। जो इलेक्शन होना था जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सारे कैंडिडेट लोग चुने जा चुके हैं। 6 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण हो गया और इन लोगों का इच्छा था पहला बैठक जो हम लोग करेंगे वो कब करेंगे? 9 दिसंबर। निर्माण में अगर कभी 6 दिसंबर नहीं देगा तो 9 दिसंबर ही आंसर होगा, क्योंकि पहला सत्र इसी दिन बुलाया जाता है, पहला बैठक इसी दिन हुआ है, ठीक है। तो पहला बैठक 9 दिसंबर, दूसरा बैठक 11 दिसंबर और तीसरा बैठक 13 दिसंबर। क्यों ये पढ़ते हैं? तीनों का इंपॉर्टेंस है। अब अभी जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, लोकसभा का सत्र लगता है, तो पहला दिन क्या करता है लोग? पहला दिन एक अपने ही बीच में जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, जो भी अब बीच में सबसे सीनियर होगा उसको अध्यक्ष बना देता है। क्या बना देता है? अध्यक्ष। इस अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। आगे चल के लोकसभा सब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्या काम है उसका, ठीक है। वो टेम्पोररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के उपस्थिति में ही इलेक्शन होगा और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक वैसे ही प्रथम बैठक में यहाँ एक टेम्पोररी अध्यक्ष चुनेंगे जिसका नाम था सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सचिदानंद सिन्हा। तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुनेंगे? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। सिन्हा, क्या नाम था? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो याद रखोगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सचिदानंद सिन्हा। कब चुने गए ये? 9 दिसंबर 1946। तो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बताओ 9 दिसंबर या प्रथम संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? किसने की? सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। किसने की? सचिदानंद सिन्हा। इसके बाद परमानेंट अध्यक्ष कौन बना? तुमसे ये भी पूछा जाता है। तो कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये कब चुने गए? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर। ये दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। 9 तारीख को बैठक हुआ और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन है ये? सचिदानंद सिन्हा। ये अध्यक्षता करेंगे, उसके बाद जो उस दिन का कार्रवाई होगा उसको वो संपन्न करवाएंगे। 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होगा और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो हमसे एक सवाल अगर पूछा जाए कि बताओ संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? क्या आंसर होगा? सचिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? सचिदानंद सिन्हा। जब तक अस्थायी नहीं दे सचिदानंद सिन्हा को हम लोग नहीं आंसर करेंगे। हाँ, अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तब आंसर क्या होगा? सचिदानंद सिन्हा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो ये पहला बैठक हुआ था, तुमसे अगर कभी कोई पूछ ले एग्जाम में कि बताओ प्रथम बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था, किसने नहीं था? मुस्लिम लीग ने हिस्सा इसमें नहीं लिया था। ये तो पहले से बता रहे हैं कि चुनाव संपन्न हो गया, देख लिया मुस्लिम लीग कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्या है? कम है। रिप्रेजेंटेशन जो टोटल सदस्य में से है वो मेरा कम है, तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में हिस्सा लिया, आंसर होगा नहीं। इसने बहिष्कार कर दिया कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। और ये एक मांग पे अड़ जाएगा, हमको क्या चाहिए? हम पाकिस्तान तो चाहिए। पाकिस्तान बनाने के समय में भी, उस समय में ये विचार था कि पहले संविधान तो बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। पर अब जिन्ना साहब सीधा सीधा कहेंगे कि हमारे लिए संविधान भी अलग से बनेगा, तुम्हारे साथ बैठ के हम संविधान नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा जिसके लिए अलग संविधान सभा होगा, तो तुम्हारे साथ मेरा कोई भी बैठकी नहीं होगा। इसलिए अब फाइनली ये लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है, जब तुमको नहीं आना है साथ में तो जाओ जैसे जाना है। तो संविधान सभा के निर्माण में हमारा अलग हिस्सा हो जाएगा और पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग तो की गई, पर इसका गठन कब हुआ?
पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1947 में। कब हुआ संविधान सभा का गठन? है नोट्स में नहीं है ना? 26 जुलाई 1947 है ना? ठीक है, गठन कब हुआ? 26 जुलाई 1947। ठीक है, 26 जुलाई 1947। अब 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होगा और फिर वो लोग अपना काम करेगा। हमको उससे कोई मतलब है नहीं, ना ही इससे रिलेटेड तुमसे कोई सवाल पूछा जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा पढ़ेगा, हो सकता है वो लोग पढ़ा भी ना हो, ठीक है, वो लोग के पास इतना समय कहाँ कि ये सब के बारे में पढ़ सके। तो हम लोग इसके बाद का कहानी जो शुरू करेंगे वो अपना पढ़ेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस इतना याद रखेंगे कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया और हट पर बैठ गया। हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहिए और अलग संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा चाहिए। तो अलग संविधान सभा का गठन कब हो जाएगा? 26 जुलाई 1947 को हो जाएगा। और फिर तुम जानते हो आगे चल के 1947 में ही 14 अगस्त को वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो उसके बाद वो लोग अपना काम करेगा, हमको उससे तो मतलब है नहीं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग जो भी चर्चा करेंगे ये अपना वाला का करेंगे। तो दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद। बस इतना याद रखना है। तीसरा बैठक जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब सब चीज हो गया, जो नॉर्मल जो बोल सकता है अध्यक्ष चुनना, ये सब नॉर्मल गतिविधि जो था ये संपन्न हो गया। अब आगे क्या? आगे कुछ तो करना है क्या? इलेक्शन हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब तो मेन काम शुरू होगा, संविधान निर्माण का कार्यक्रम अब शुरू होगा। तो कैसे क्या करें, कैसे संविधान का निर्माण करें, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर को। कब किया गया? 13 दिसंबर। संविधान सभा के तीसरे बैठक में। किस बैठक में? तीसरे बैठक में। किस तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। किसने ये उद्देश्य प्रस्ताव किया था? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव मतलब होता है कोई भी एक मतलब कागज में लिखा हुआ चीज है, हम सबके सामने पढ़ के सुनाएं। जैसे मान लो हम एक प्रस्ताव लेके आते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ड्रेस कोड बनाते हैं, ठीक है, तो अब तुम लोग को या तो हम ऑर्डर दे देंगे कि कल से ड्रेस कोड है, फलाना ड्रेस पहन के आओगे, या तुम लोग का हम सहमति, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सबका सहमति, ठीक है, तो हम सहमति के लिए एक बिल लाएंगे और बिल पढ़ के सुनाएंगे कि मेरा ये इच्छा है कि ऐसा हो। फिर तुम लोग वोटिंग करोगे, जो मैक्सिमम वोट होगा उसी हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। यही जो हम लाए इसी को कहता है प्रस्ताव। क्या कहता है? प्रस्ताव, प्रस्तावित करने के लिए। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर कौन आए? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने पढ़ के सबको सुनाया कि ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। फिर इस पर कई बार डिस्कशन चलेगा, ठीक है, बीच में कई और डिस्कशन चलेंगे और फाइनली इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित मतलब स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो दो डेट तुमको याद रखना है यहाँ से। उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। इसको स्वीकृत कब किया गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन स्वीकृत नहीं हुआ है, स्वीकृत होने में काफी समय लगा है। कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट मिस नहीं कर सकते, इसलिए आप कम ही पढ़ेंगे क्योंकि जल्दी जाना भी है। लेकिन हाँ, जितना तुम्हारा डेट है या डाटा है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से रिपीट करो। तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया इस दिन। किसने लाया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो गया, जब उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया संविधान सभा के द्वारा, तब अलग अलग समिति बनाया गया। क्या बनाया गया? अब बोलोगे समिति का क्या काम है? अब संविधान कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं लिखना, संविधान में काफी सारे काम है। तो क्या किया गया? सभी में से कुछ कुछ सदस्य को लेकर बांट दिया गया कि आप क्या देखिए, आप देखिए एक झंडा कैसे बनाना है, झंडा के बारे में क्या करना है। आप क्या देखिएगा? आप देखिए जनजाति को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या देखिएगा? आप देखिए केंद्रीय सिद्धांत कैसे काम करेगा हमारा, केंद्रीय संविधान कैसे बनाएंगे। 4 ग्रुप बना दिया। आप लोग क्या देखिएगा? आप देखिए प्रांतीय संविधान हमारा कैसा होगा। समझ में आया? अलग अलग ग्रुप बना दिया, इसी को बोलेंगे समिति। क्या बोलेंगे? समिति। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा, इसी के स्वीकृति के बाद अलग अलग समितियों का गठन होगा। तो डायरेक्ट सवाल आता है कि बताओ
अलग अलग समितियों का, संविधान सभा के अलग अलग समितियों का गठन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 1947 के बाद। कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 1947 के बाद। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और डायरेक्टली बच्चे को ये समझ में नहीं आता है पूछ क्या रहा है, ठीक है। तुमको कहानी पता रहेगा, लिंक क्या हुआ रहेगा तो याद कर लोगे एग्जाम में भी। जब समिति पे जाएंगे हमको ये भी लगेगा आखिर एक्चुअली में समिति बनाया कितना था। ऐसा थोड़ी ना अनगिनत जो चाहे वो बनाएगा, तो समिति बनाया था लगभग 22 समिति। कितनी समितियां थी? 22। तो कुल समितियों की संख्या कितनी थी? लगभग 22। क्या हमको 2200 याद रखना है? आंसर है नहीं, 2200 समिति याद नहीं रखना, नहीं तब यही प्राण त्याग दोगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें से 8 समिति है। कितने समितियां हैं? 8। प्रमुख समितियों की संख्या 8। अब ये प्रमुख ऐसा नहीं हम तुमको बता रहे हैं, एग्जाम भी यही पूछेगा कि बताओ संविधान सभा के प्रमुख समितियों की संख्या कितनी थी? 8। कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 22। तो हमको याद किसको रखना है? प्रमुख को। क्या ये प्रमुख 8 याद रखना है कि नहीं रखना है? आंसर है हाँ, रखना है। इससे 2 सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे कि बताओ, इसमें से नाम दे देगा। एक तो प्रारूप समिति को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। दे देगा कि फलाने समिति का अध्यक्ष कौन था। क्या दे देगा? फलाने समिति का अध्यक्ष कौन था, या आदमी का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस समिति से संबंधित था। यही 2 ही सवाल बन सकता है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। कहानी खत्म, और ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछेगा। सिर्फ थोड़ा सा डिटेल पूछता है प्रारूप समिति, इसमें कितने सदस्य थे, इसका अध्यक्ष कौन था, ये पूछता है एक्स्ट्रा। तो प्रारूप समिति को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? हम देखो प्रारूप समिति का सिर्फ एक नाम से समझ लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे सर। प्रारूप समिति का मतलब क्या हुआ? प्रारूप का मतलब क्या हुआ? प्रारूप का मतलब क्या हुआ? जैसे एक किताब लिखना है हमको, किताब का एक फॉर्मेट होगा ना जी, हमको कैसे क्या लिखना है, इसी फॉर्मेट को हम कहेंगे प्रारूप। क्या कहेंगे? प्रारूप। तो पूरे, इसीलिए तो बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है कि संविधान के निर्माता हैं, क्योंकि प्रारूप बनाया तभी तो उसमें कुछ चीज फीड किया गया। पहले हम डिसाइड ही नहीं किए हैं तो लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, कहाँ कौन सा चीज होगा, यही डिसाइड करने। जैसे मान लो घर बनाते हैं, घर बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिस्त्री का है, आर्किटेक्ट का है। मिस्त्री का कहीं नाम सुनते हो क्या कि कौन मिस्त्री तुम्हारा घर बनाया? कोई नहीं पूछता, अरे घर बड़ा बढ़िया लग रहा है, कौन कौन आर्किटेक्ट कौन था, कौन वास्तुकार था, यही पूछता है ना तुमसे कोई, बता कौन है। कोई किसी को सुनते हुए नहीं, बोलते हुए नहीं देखा होगा कि तुम्हारे घर में कौन कौन लेबर काम किया था, बड़ा बढ़िया काम किया है, कौन मिस्त्री था, नहीं पूछेगा। बताओ ये डिजाइन कौन बनाया है। मतलब मेन काम जो होता है घर में, और सबको तो ईटा लगाएगा, मेन काम है डिजाइनिंग करना। मेन क्या है? डिजाइनिंग करना। ठीक वही संविधान सभा का जो डिजाइन तैयार किया गया, वो आर्किटेक्ट वाले ये डिजाइन मत समझ लेना, कैसे कहाँ क्या लिखना है। इस पूरे संविधान का फॉर्मेट जो तैयार किया गया है, उसी फॉर्मेट क्या करने वाले ग्रुप को कहेंगे प्रारूप समिति। क्या कहेंगे? प्रारूप समिति। इसीलिए संविधान निर्माण में सबसे अहम रोल किसका हो गया? प्रारूप समिति का। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। कौन है इसके अध्यक्ष? बी.आर. अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि संविधान सभा का निर्माता, संविधान का निर्माता कौन है? बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि सबसे मेहनत ज्यादा इन्हीं को लगा होगा। इसके बाद तो सेक्शनल है, सब एक एक सेक्शन को पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन पूरे संविधान को इनको देखना है। संविधान कोई मान लो ये टीम अपना बनाकर दे दिया, हमको क्या करना है, उसके बाद उसको पढ़ना है, उसको देखना है कि इस चीज को हम कहाँ रख सकते हैं। हमारे संविधान में एक सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज को रखा गया है, पहले क्या रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे। शुरुआती दौर में काफी मेहनत होता है करने में, जैसे नोट्स ही बनाते हैं। नोट्स बनाने में हो सकता है हम पूरा मैटर को इधर से खींच के इधर इधर खींच के कहीं पे भी 2-4 मैटर लिख दें, पर उसको फिर से क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है, क्रोनोलॉजी में सेट करना पड़ता है कि पहले क्या पढ़ाएंगे। अभी मान लो पहले तुमको समिति ही पढ़ा देते, समझना सिर्फ, उसके बाद ये सब पढ़ाते, उसके बाद ये पढ़ाते, तो क्या लगता है समझ पाता? हम हो सकता है पहले बता देते सबसे महत्वपूर्ण समिति है, समिति याद करवा दिए, उसके बाद ये याद करवाए, उसके बाद बताते इसी के हिसाब से समिति बना हुआ है, तो हौच पौच हो जाता है। अब देखो एक ऑर्डर में चल रहे हो, पहले संविधान सभा का बैठक हुआ, बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, पारित होने के बाद डिसाइड किया गया कि हम लोग समिति बनाएंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ देंगे। समितियां कितनी बनी? 22। इसमें से प्रमुख कितने हैं? 8। एक ऑर्डर में चल रहे हैं। इसी तरह से संविधान में कहाँ क्या होगा, किस हिसाब से हमको लिखना है, ये सारा काम किया है प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। इसके बाद है संचालन समिति। कौन सा समिति है? संचालन। इन 8 समिति का नाम याद रखना है, उसका अध्यक्ष याद रखना है। संचालन समिति, देखना संचालित करना, हम लोग अपने भाषा में इसको समझ समझ के याद करते जाएंगे। जो तुम्हारे यहाँ सबसे गदबर इंसान होगा, मतलब बढ़िया मजबूत इंसान होगा,
उसी को बोलेगा देख लो क्या कर रहा है सर। देखना बाराती में जो बस पे लेके जाता है उसमें से तुम्हारे घर का जो सबसे ताकतवर और सबसे कड़ियल इंसान होगा उसी को बैठा देता है, देख लीजिएगा बस में सब नौटंकी ना करे, करता है ना जी, और वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठा खाली आधा घंटा आपके करते रहे ठीक है, सब शाम। तो और इस काम में ज्यादातर बिहारी अव्वल दर्जे का काम करता है, ठीक है। तो इस पूरे टीम में एक बिहारी भी है जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। कहानी अपना क्रिएट करेंगे, उससे अटैच करते जाएंगे। तो संचालन का काम कौन संभालेगा? बिहारी बाबू। इनसे बढ़िया संचालित कोई नहीं कर सकता है, सब तो डरपोक आदमी सब है। राजेंद्र बाबू एक ही बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी। तो यहाँ पे भारी हैं, तो याद रखोगे संचालन का काम किसको सौंपा गया? बिहारी को। और बिहारी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उसके बाद याद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है संचालन समिति के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो संघ शक्ति मतलब केंद्र में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? केंद्र या प्रांत? केंद्र ऑब्वियस है ना जी, सब पावरफुल ज्यादा कौन होगा? प्रांत होगा कि केंद्र होगा? केंद्र होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो जो तुम्हारे ग्रुप में सबसे अधिक पैसा खर्चा करने वाला होगा, या मान लो सबसे पावरफुल होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद जो होगा वो अपने पास रख लेगा। इस पूरे ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है वो कौन है? सबसे महंगा आदमी वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इनके पिताजी भी रईस, ये खुद रईस, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद देख रहे हो ये अपने पास रख रहे हैं। यहाँ पर भी जो संघ शक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संघ शक्ति किसके पास रह जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। कहानी जो बता रहे हैं उसका इसके वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये हमारे तुम्हारे लिए है, याद करने के लिए। भावनाओं के साथ खेलने, मतलब हमको खेलने का आदत है, तुम लोग भावनाओं में बह मत जाना। नहीं तो हम बार बार एक कहानी बोलते हैं कि बच्चा को ऐसे पढ़ा रहे थे, हम बताते हैं जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि जो डलहौजी की विधवा है उससे ब्याह कैनिंग किया था, ठीक है। अब एक बच्चा सीरियस हो गया, वो लड़ गया कहीं पे, सर पढ़ाए हैं कि डलहौजी के विधवा से कैनिंग शादी किया है हम याद रखवाने के लिए किए, इससे दो आदमी का नाम याद हो जाता है कि पहले डलहौजी आया, उसके बाद उसकी पत्नी विधवा होगी जी, उसके बाद कौन आया? कैनिंग। और कैनिंग विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। अब ये कहानी तो तुमको बड़ा मस्ती मस्ती में याद हो गया। अब अगर इसको सीरियसली पकड़ दोगे तो ऐसा इतिहास में कुछ नहीं हुआ है डलहौजी के विधवा से विवाह नहीं किया। तुम्हारे याद रखने के लिए कि हंसी मजाक में याद हो गया तो हो गया। अब एग्जाम में जब भी देखोगे तुमसे कई बार पूछा जाता है कैनिंग से जस्ट पहले गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया? कैनिंग ने। अब डलहौजी के विधवा से कैनिंग ब्याह किया, ये याद रखोगे, याद हो जाएगा। तो भावनाओं के साथ बहना है, लेकिन उसमें पड़ मत जाना है। चलो, तो संचालन कौन करेगा? बिहारी। अब जैसे संचालन देखोगे नाम याद आ जाएगा बिहारी बाबू, और बिहारी देखोगे 4 ऑप्शन में से एक ही नाम मिलेगा, कौन मिलेगा? राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति, संघ सबसे पावरफुल होता है, तो सबसे पावरफुल कौन रखेगा अपने पास? जवाहरलाल नेहरू। कौन रखेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है, नेहरू। तो संघ शक्ति हुआ तो संघ का संविधान भी तो यही बनाएंगे ना जी, संघीय पावर सब अपने पास रखे हैं। बड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन इस तरह से याद रखोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा तुमको 8 का 8 याद हो गया, बस सिर्फ रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान कौन बनाने का जो ठेका है कौन लिया? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब बच गया कौन? प्रांतीय। अब याद करो, अगर जो शुरू से थोड़ा बहुत देखे हो, पढ़ रहे हो, तो हम बता रहे हैं बार बार तुमको। अच्छा, तुम लोग में इसमें जो नए हो तो नहीं सुना होगा कि वल्लभ भाई पटेल जितने रियासत थे सभी रियासत को मिलाने का जिम्मेवारी किसका था? वल्लभ भाई पटेल। जितने भी रियासत थे, लगभग 565 रियासत थे उस वक्त। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो लगभग 12-13 रियासत को लेकर वो अलग हो गया। बाकी जो बचा उसमें से 3 को छोड़कर सभी भारत में आ गया। इन भारत में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांत को इकट्ठा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। इतना याद रखना। प्रांत मतलब राज्य जो आज इकट्ठा दिख रहा है सबको, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल। अगर आगे चल के पढ़ाएंगे अभी, रियासत एकीकरण कमेटी का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना, प्रांत किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल से। प्रांत किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पटेल जी। कौन हो जाएगा? पटेल जी। कौन हो जाएगा? पटेल जी। प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब आया झंडा समिति। झंडा समिति का काम राजेंद्र बाबू को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद कौन नियुक्त होंगे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। क्या क्लियर हुआ? झंडा समिति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यक एवं जनजातीय ग्रुप जो है उनके लिए संविधान में क्या क्या होने चाहिए, काफी माथा पिच्ची का काम है। और ये काम वही करेगा जो पूरे प्रांतों में घुमा हुआ है, वही ना करेगा जी। अब मान लो कोई एसी रूम में बैठा हुआ है, उसको क्या पता रोड वाले को क्या चाहिए। अब जो रोड पे घूम घूम कर सबसे मिल रहा है वही तो ये काम संभाल सकता है। अभी आंसर नहीं बताएं, पर ये बताओ रोड पे घूम कौन रहा है, सबको मिला कौन रहा है, वल्लभ भाई पटेल। कौन घूम रहा है, वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय ग्रुप जो है उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, इसी के लिए जो परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन, पटेल जी। कौन है, पटेल जी। कौन है, पटेल जी। कौन है, पटेल जी। ठीक है, क्या हुआ जी, कोई कुछ बोल रहे क्या? चल, इसके बाद एक और है जो कि है प्रक्रिया नियम समिति। क्या नाम है, प्रक्रिया नियम समिति। जो संचालन कर रहा है वही तो प्रक्रिया का नियम भी बनाएगा ना जी। कैसे तुमको क्या करना है, अगर हम संचालक हैं तो मेरा ही नियम चलेगा, समझ में आ रहा है। अगर हम संचालक हैं तो नियम किसका चलेगा, मेरा ही चलेगा। तो संचालक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया नियम भी कौन बनाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो अब फिर से एक बार देखते हैं, याद हो गया होगा सबको। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान पटेल, पटेल जी। प्रांतीय संविधान पटेल, वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय के लिए परामर्शदात्री समिति पटेल जी। कौन है, पटेल जी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। क्या याद हुआ, फिर से एक बार पूछें। रिकॉल ये नहीं करना है कि आंसर क्या है, रिकॉल ये करना है कि हम स्टोरी क्या अटैच किए, उसके बाद अपने आप आंसर याद आएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, क्यों भैया, क्यों बोलेंगे, क्योंकि संविधान ये तो कोई भी जानता है, जो नहीं भी पढ़ाई कर रहा है उसको भी पूछोगे, चाहे कोई भी लोकल किसी से चले जाओ उससे पूछो कि संविधान कौन बनाया है, तो कौन बोलेगा, अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर, सब बोलेगा। ये तुमको भी पता होगा। क्यों कहते हैं ये पता चल गया, क्योंकि वो प्रक्रिया प्रारूप जो बनाया गया है उसके वो अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। संचालन कौन कर रहा है, बिहारी बाबू, और बिहारी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। संघ में सबसे अधिक शक्ति होता है, कौन रख लिया, जवाहरलाल नेहरू। संघ का संविधान भी कौन, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान पटेल जी, क्योंकि वो प्रांत में घूम घूम कर सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्रांतीय संविधान पटेल जी। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय के लिए परामर्शदात्री समिति पटेल जी। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद। क्या याद हो गया, 8 याद हो गया। बहुत भारी है ये, याद नहीं होता है, बच्चा याद करता है तुरंत भूल जाता है। कैसे याद करोगे इसको, क्या लॉजिक है, ना तो इसमें कुछ समझने के लिए कहानी है और ना ही इसको डिटेल पढ़ना है इसका। ऐसा नहीं है कि तुमको एक एक करके डिटेल पढ़ाएंगे, फालतू में समय बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किस समिति का कौन अध्यक्ष है। अब ये बहुत ही अब्सर्ड सा एक ऑप्शन हो जाता है कि हमको रटना है, तो रटोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। अभी रटवाएंगे प्रारूप समिति, देखना कैसे बोलोगे, ठीक है, क्योंकि वहां रटना है। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य, तो वहां भी रटना है, तो बहुत कुछ रटना है, बच्चा कर देता है मिक्स। ठीक है, क्या आज इतना सा याद हो गया, इसलिए हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य, 389। कितने सदस्य, 389। आजादी के बाद कितने बचे, 299। इस 389 में प्रांत से कितने, प्रांत से कितने, 292। ठीक है, और रियासत से कितने, 93। कमिश्नरी से कितने, 4। इलेक्शन कितनों के लिए हुआ, 294। कांग्रेस कितना जीता, 208। मुस्लिम लीग 73 और स्वतंत्र रूप से 15। ठीक है, इस इलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एसटी की संख्या 33, एससी की संख्या 26 और महिलाओं की संख्या 15। ठीक है, प्रत्येक कितने पॉपुलेशन पर एक मेंबर, 10 लाख पर एक मेंबर। वह देसी रियासत जिसने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, हैदराबाद। ठीक है, संविधान सभा का कितना बैठक याद रखना है, 3 बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर 1940, दूसरा 11 दिसंबर 1940 और तीसरा 13 दिसंबर 1940। बाद में फिर हम लोग सब देखेंगे कितना बैठक किया है, नहीं किया है, कब कब किया है, वो सब हम लोग बाद देखेंगे। पहला ये याद रखना है, ये 3। पहला बैठक में क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा हाँ, ये भी सवाल पूछा जाता है, पहला बैठक हुआ कहाँ,
कहीं तो बैठा हुआ है दिल्ली में, कहाँ वहां बैठा है दिल्ली में। अब यही याद रखना जरूरी है क्योंकि दो चीज का बैठक तुमसे पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम बैठक और दूसरा पूछता है संविधान सभा का प्रथम बैठक, और बच्चा मिक्स कर देता है। याद रखोगे कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ है मुंबई में, कहाँ हुआ है मुंबई में, और संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है दिल्ली में, कहाँ हुआ है दिल्ली में। अगर भूल जाओ कहाँ हुआ है तो याद रखना संविधान संसद भवन कहाँ है दिल्ली में, तो संविधान का संबंध संसद से है तो याद रख लेना वो दिल्ली है। ठीक है, तो याद रखोगे तो अपने आप दूसरा वाला हो जाएगा कि बताओ कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ मुंबई में। तो प्रथम बैठक संविधान सभा का दिल्ली में हुआ, कहाँ हुआ काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, कहाँ हुआ काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ठीक है, इसमें अध्यक्षता किसने की सचिदानंद सिन्हा ने। मुस्लिम लीग के कितने कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, नहीं लिया, 0 कैंडिडेट, कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, और मुस्लिम लीग बोला कि हमको क्या चाहिए अलग संविधान चाहिए। मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान बनेगा क्या बने, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग संविधान, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण कब होगा 26 जुलाई 1946। दूसरा बैठक कब हुआ है 11 दिसंबर। इंपॉर्टेंस क्या है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तीसरा बैठक कब हुआ 13 दिसंबर 1946। क्या खासियत था इसका, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसने लाया उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ 22 जनवरी 1947। आज ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, आंसर है हाँ है। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव का मूलभूत आधार बोल सकते हो। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव में था उसी को हम लोगों ने कहाँ रखा है, प्रस्तावना में रखा है। तो आज जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल के प्रस्तावना बनेगा। अब संविधान जब बताएंगे अगला चैप्टर वही है, उसमें देखोगे संविधान का प्रस्तावना क्या होता है, क्या है नहीं है। कई बार सुना होगा हम भारत के लोग, भारत को सुने हो ना, यही है संविधान का प्रस्तावना। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो जब संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या शुरू हुआ, समितियां बनना शुरू हुआ। कितने समिति बने 22 समिति, कितने 22। इसमें से प्रमुख समितियों की संख्या 8। कौन कौन, प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति, संघ संविधान, प्रांतीय संविधान, झंडा समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय परामर्शदात्री समिति और प्रक्रिया नियम समिति। अध्यक्ष प्रारूप समिति का BR अम्बेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान पटेल जी, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय समिति वल्लभ भाई पटेल और प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद। याद हो गया।